अपना टॉपिक है गुड मॉर्निंग टीचर, गुड आफ्टरनून टीचर एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं सीए जीएसटी चैप्टर नंबर 11 ई वे बिल। आज बुक नहीं खोलनी है। ई वे बिल, ई इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, उसका जरूरत क्यों पड़ी पहले इस पे बात करते हैं, क्या होता है फिर उसके बात करते हैं। क्या हुआ कि टैक्स है 18%, मेरा 100 रुपए का माल 118 का आपका 100 रुपए का माल 118 का हो जाता है। एंड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, तो आपके टैक्स की वजह से मेरे धंधे का नुकसान हो रहा है। तो हर कोई चाहता है, खरीदने वाला भी चाहता है कि सस्ता पड़े, बेचने वाला भी चाहता है सस्ते में बिके, ज़्यादा बिकेगा। तो टैक्स की चोरी करना हर कोई चाहता है। अब चोरी कैसे करें? बिना बिल के बेचना चाहता है वो कि नहीं बिल नहीं देंगे, नहीं लेंगे टैक्स। सरकार को क्या मालूम पड़ेगा? तो अब सरकार को क्या मालूम पड़ेगा? तो मान लो, तो सरकार को मालूम पड़ने के लिए सरकार क्या करती है, रास्ते पे पुलिस नाके बनाती है, चौकियाँ बनाती है। आपने देखा होगा बैरिकेड्स लगे होते हैं, अपन ये घूम के जाते हैं, अपन को कोई नहीं रोकता, लेकिन वहाँ पे ट्रक खड़े रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग गाड़ियों के लिए ही होते हैं वो वहाँ, ताकि कोई गाड़ी स्पीड से ना निकल जाए, उसको स्लो करनी ही पड़े। पास में पुलिस वाला बैठा ही होगा, वो उससे उसके पेपर्स चेक करेगा। पेपर्स चेक करेगा मतलब वो ये चेक करेगा ये माल किसका है, किसको बेचा जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है। अब इसके लिए अभी तक अपन ई वे बिल को जानते ही नहीं, तो अभी तक अपने पास वैलिड डॉक्यूमेंट क्या है कि मैंने माल मनीष को बेचा, तो मेरे पास वैलिड डॉक्यूमेंट क्या है, इनवॉइस। और अब तो मैं बड़ा इनवॉइस तो ई इनवॉइस, चालान कुछ भी नहीं होगा, इनवॉइस या ई। टर्नओवर 5 के करोड़ के कम है तो इनवॉइस, ज़्यादा है तो ई। अब क्या होगा, प्रैक्टिस देखो क्या होगी कि अगर वो रास्ते में रुकेगा और बिल नहीं होगा, चक्कर पड़ेगा, तो बिल तो होगा, मैं बिल बना के दूंगा, मैं बिल बना के दूंगा। उसने रास्ते में चेक करा, बिल वहाँ तक पहुँच गया, मैं बोलूँगा मनीष भाई मिल गया क्या, माल मिल गया, यहाँ एक काम करो अब बिल कुरियर कर दो मेरे पास। वो बिल पर्ची पे कुरियर कर दो। कुरियर कौन देखेगा? बिल की ओरिजिनल कॉपी मेरे पास आएगी और मैं मेरे बिल बुक में उस ओरिजिनल कॉपी को चिपका के लिख दूंगा कैंसिल, ऑर्डर कैंसिल, कि माल गया था लेकिन माल गया ही नहीं, बिल बना था लेकिन ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो हमने बिल क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। आप सोचो पुलिस वाले कैसे चेक करेंगे, जीएसटी वाले कैसे चेक करेंगे? गुड्स तो कम हुआ हो, वैलिड आंसर, बिल्कुल वैलिड आंसर, कि आपके पास से गुड्स तो कम हुआ हो, तो इसका मतलब वो पहले मेरे आपके गुड्स चेक करें, पूरा मेरे लाखों करोड़ के गुड्स की वो लोग काउंटिंग करें, तब पता पड़ेगा। और ये ईच एंड एवरी डे तो कर नहीं सकते वो, तो फिर कैसे पता पड़ेगा? क्या वेरीफाई करेंगे? मेरा कागज़ का पर्चा क्या वेरीफाई करेंगे? कॉपी जेरोक्स करा के रखेंगे अपने पास कि फ़ोटो खींच के सर्कुलेट करेंगे? कितना प्रैक्टिकली कितना इम्पॉसिबल है ये। कहाँ रजिस्टर में चेक करेंगे? कैसे कैसे पकड़ाई में हो गया, ऑर्डर कैंसिल होता है, ये प्रैक्टिस है। तो मैं तो कह रहा हूँ गुड्स गया ही नहीं है, मैं तो मना कर रहा हूँ गुड्स गया ही नहीं है। मैं तो उसकी सेल कहीं बताऊंगा ही नहीं, जीएसटी वालों को क्या पता पड़ेगा? या तो वो पुलिस ऑफिसर कहीं डायरी में मेंटेन करे कि मैंने ये चेक किया है, ये बिल नंबर यहाँ से वहाँ गया है, और वो फिजिकल डायरी वहाँ पे जाए, या फिर वो कहीं इलेक्ट्रॉनिकली एंट्री करे कि देखो ये बिल नंबर यहाँ से वहाँ गया है। इसके लिए तो फिर उसको 2400 घंटे पाँव पे खड़ा रहना पड़ेगा, एक एक गाड़ी चेक करनी पड़ेगी, जो कि वो करते नहीं हो, तो रैंडम बेसिस टेस्ट बेसिस पे चेक करते हैं। तो फिर क्या करें? तो भाई क्योंकि ये बिल कैंसिल होते थे, ये प्रैक्टिस थी, तो अब सरकार कैसे पकड़े इन लोगों? क्योंकि ये माल पहुंचा देते हैं बिल से, हम रास्ते में पकड़ते हैं, बिल होता है, सब कुछ प्रॉपर होता है, और बाद में वापस वो बिल कैंसिल कर दिया जाता है। और अगर ये बिल इलेक्ट्रॉनिक होगा तो किसी के बाप को पता नहीं पड़ेगा। कंप्यूटराइज एंट्री बिल, कंप्यूटराइज बिल जनरेट होगा तो मैं कहूँगा मनीष वो कागज़ का टुकड़ा है ना, फाड़ के फेंक देना उसको, और मैं यहाँ कंप्यूटर में एंट्री क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। किसके बाप को पता पड़ा? आप कह रहे हो गुड्स कम होगा, मैं तो कह रहा हूँ जो गुड्स मैंने इसको माल से बेचा वो तो खुद ही मेरे पास सेम तरीके से आया था, मैं खुद उसका परचेज का बिल फाड़ चुका था, तो सेल का भी पढ़वा चुका, किसी को कुछ पता नहीं पड़ेगा। तो अब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आई ई वे बिल, कि जब भी आपके गुड्स आपके गोडाउन से निकलेंगे, रास्ते पे पहुंचेंगे, तो उसके पास उस रास्ते का वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि मैं अगर मान लो कोटा से माल मुंबई पहुंचा रहा हूं, तो अब कोटा से मुंबई पहुंचाऊंगा, मान लो 2-3 तरीके, ट्रेन से पहुंचाऊं, ट्रक से पहुंचाऊं, या प्लेन से भी पहुंचा दूं, और वाटरवेज अवेलेबल हो तो वो जैसे भी पहुंचाऊं,
जिस व्हीकल में पहुंचा हूं उस व्हीकल का इंफॉर्मेशन उस कागज पे होना चाहिए। अब उस कागज पे क्या डिटेल होगी समझना, उस कागज पे डिटेल होगी कि ये वो ई वे बिल है, तो इस कागज में डिटेल होगी कि मैं, ये मेरा नेम, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरा एड्रेस, मैं, मेरा रेसिपिएंट, ये उसका नेम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये उसका एड्रेस, सो एंड सो डॉक्यूमेंट नंबर 451, एक एग्जांपल लेता है ना, 451 इस बिल के अगेंस्ट में, जो बिल मैंने सो एंड सो डेट पे क्या करा है, इशू किया है, उसके अगेंस्ट में 1 2 3 आइटम, जिसकी ये क्वांटिटी है, ये रेट है, ये वैल्यू हो गई, और ये उसका टैक्स हो गया, और ये उसकी टोटल वैल्यू हो गई, और ये बिल का टोटल अमाउंट हो गया। बिल अलग है, 451 नंबर का बिल अलग है, जिसमें ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी हैं। उस बिल के बेस पे, ये बेस है, इस बिल के नंबर को डाल के क्या बनाऊंगा, ई वे बिल। यहां तक अभी तक वही इंफॉर्मेशन आ रही है जो किसमें थी, बिल में थी। ये है इसका पार्ट ए, क्या है इसका, ये पार्ट ए, और इसके नीचे आएगा अब पार्ट बी, जो इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी के लिए पार्ट ए फिल करा जा रहा है, पार्ट बी को सपोर्ट करने के लिए। पार्ट बी में आएगा कि यार ये इस एड्रेस से इस एड्रेस पे माल जा रहा है, तो टोटल 500 किलोमीटर होगा, और ये 500 किलोमीटर इस क्वांटिटी, इस वेट का माल, इतनी वैल्यू का माल 100 एंड 100 गाड़ी नंबर के थ्रू जा रहा है। मेरा गाड़ी नंबर है RJ20 SH 2572। इस गाड़ी में यहां से यहां माल जा रहा है, ये मेरा माल है, यहां से निकला है, यहां से जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं ये है सोर्स, मेरी जगह, और ये है मुंबई डेस्टिनेशन, और ये है उसका हाईवे, ये है वो रास्ता जहां से मेरा ट्रक जाना चाहिए। डन। ये ई वे बिल 100 एंड 100 डेट पे बना हुआ है, 500 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें कवर करना है। सरकार के हिसाब से एक दिन में 100 किलोमीटर कवर होना चाहिए, जबकि ट्रक वाले गिरी से गिरी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चले तो भी 100 घंटे, तो 100 किलोमीटर तो एक दिन में आराम से कवर हो सकता है। आपने ट्रक पे चलते हुए देखा होगा, मिनिमम स्पीड 25 होती है, जितना वजन होता है उसके हिसाब से चलते हैं, आराम से 40-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो लोग चलते हैं। मीन्स होने में ये 500 किलोमीटर 2 दिन में कवर हो सकता है, और सरकार ने कितने दिन दिए, 5 दिन। अब ये ट्रक 5 दिन के बियॉन्ड अगर यहाँ पाया गया तो कोई ना कोई लफड़ा है, अब आपका ई वे बिल वैलिड नहीं है। ये ट्रक इधर ना पाके इस हाईवे में पाया गया, क्यों भाई, यहाँ क्या करना है, तेरा माल तो यहाँ से वहाँ जा रहा है, ये हाईवे का तो तेरा रास्ता ही नहीं, ये तो मुंबई जाता ही नहीं, ये तो इंदौर जा रहा है, तो तू क्या करने आया यहाँ पे, दूर बनेगी। मतलब आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। बिना ई वे बिल के ट्रक यहाँ पाया गया, प्रॉपर बिल है, सब कुछ है, तो हम तो क्या मानेंगे। आप इस बिल को बाद में क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, तो आप गलत हो। इसलिए जब भी आपका माल रास्ते पे रहेगा, सड़क पे रहेगा, मतलब रास्ते में कहेंगे, सड़क तो नहीं कहेंगे क्योंकि फिर तो वाटरवेज एयरवेज सब है, जब तक आपका माल रास्ते पे वे में रहेगा, उसके पास उसको प्रूफ देने के लिए एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होता है, उसको बोलते हैं अपन ई वे बिल। जब भी आपका माल इधर से उधर मूव करेगा, आपके पास ई वे बिल होना चाहिए। भले आप सेल कर रहे हो, आपके एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में जा रहा हो, रिपेयरिंग के लिए जा रहा हो, जब भी माल इधर से बाहर निकलेगा ई वे बिल होना चाहिए। माल कोई सा भी हो, मतलब सर मैं 10 मोबाइल बेचने जा रहा था, तो थैली में ही आ गए मेरे मोबाइल, तो मैं थैली में रास्ते में घूम रहा था, वो भी होना चाहिए कि मोबाइल यहाँ से वहाँ जा रहा है। सर मैं तो मेरी एक्टिवा की डिक्की में भर के लेके जा रहा था उसको, तो एक्टिवा का नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब ई वे बिल समझना है, जब भी आपका गुड्स रास्ते में रहेगा तब तक ई वे बिल रहेगा। अब इसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत छोटे छोटे। ई वे बिल का मतलब ये है कि जिस गाड़ी में आपका गुड्स पड़ा है
पेपर पे वो गाड़ी नंबर होना चाहिए, हमारे पास सबूत होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इस गाड़ी नंबर पे आपका माल यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है। हम कभी भी चेक करें वो बिल उसके पास होना चाहिए। मीन्स अब आप हमें पहले ही बता दोगे कि मेरा माल कहाँ जा रहा है, मनीष के पास जा रहा है, मनीष के पास जा रहा है तो मनीष पहुँच रहा है भाई वहाँ पे, ठीक है। अब मैं कैसे इनवॉइस कैंसिल करूँगा बताओ? अब मेरा ऑर्डर कैंसिल होगा तो फिर कैसे कैंसिल होगा? क्योंकि माल तो वहाँ पे पहुँच चुका है ना, मेरे हिसाब से ईवे बिल बना चुका हूँ, माल तो वहाँ पहुँच चुका है। अब अगर जेन्युइनली ऑर्डर कैंसिल हो रहा है तो जो आप बात कर रहे हो वो बात एप्लीकेबल है कि माल वापस भी तो आया होगा, वापस आएगा तो वापसी का भी तो क्या चाहिए हमें, ईवे बिल चाहिए। समझे कि नहीं? तो अब वो प्रैक्टिस इससे क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्लियर कि नहीं? ठीक है, तो चलो ईवे बिल के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ तो ले पहले, बोल। बीच में ट्रक खराब हो गया तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, बताएंगे। बहुत लंबी कहानी चलने वाली है। ईवे बिल बहुत बड़ा टॉपिक था टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर का, इसलिए आपके सिलेबस में उसको चैप्टर ही अलग कर दिया। बेटा आप थोड़ा जल्दी मुझसे रूल पूछ रहे हो, अभी मत पूछो। इन सब के रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी लिखे हुए हैं, जब पढ़ाऊँ तब पूछना, नहीं समझ में आए तो। जो आप सोच सकते हो सरकार ने ऑलरेडी सोच ही रखा होगा। ओके, ईवे बिल हमने जब चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था तो सेक्शन 31, 32, 33, 34 पे पहुंचे थे। 34 इंटू 2 68 पे गए थे। तो ईवे बिल क्या है सर? एज पर सेक्शन 68 ईवे बिल आपको बनाना पड़ेगा। तो सेक्शन 68 की लैंग्वेज देख लेते हैं पहले। सेक्शन 68 कहता है गवर्नमेंट में रिक्वायर, चाहे तो क्या, PIC। PIC मतलब होता है पर्सन इन चार्ज। कैरिंग एनी कंसाइनमेंट, कोई भी पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस जो कि क्या कैरी कर रहा है, कंसाइनमेंट कैरी। हम ये नहीं कर रहे ट्रांसपोर्टर का मालिक, जो भी उस कन्वेंस का इंचार्ज है। मतलब अगर ट्रक में माल जा रहा है तो ट्रक का इंचार्ज कौन है, ट्रक ड्राइवर, ठीक है। तो जो भी पर्सन इन चार्ज हो किसी कन्वेंस का, जो कैरी कर रहा हो कोई कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट के साथ साथ, अच्छा पहले कह रहा है टू वैल्यू एक्सीडिंग सच अमाउंट। अब वो सच अमाउंट क्या है, 50,000 इंक्लूसिव ऑफ GST। अगर कोई भी एक कन्वेंस का पर्सन इन चार्ज जो एक कंसाइनमेंट लेके जा रहा है जिस कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, टू कैरी विद हिम, माल तो कैरी करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ सच डॉक्यूमेंट, और वो डॉक्यूमेंट क्या है, ईवे बिल। और डिवाइस, डिवाइस क्या है, RFID। सर ये क्या भला है, थोड़ी देर में समझते हैं। ईवे बिल क्या रहेगा, एज मे बी प्रिस्क्राइब, और ये प्रिस्क्राइब कहाँ कर रखा है उन्होंने, 138। तो रूल 138, अब देखो ये कैसे चलता है, ये पहले डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, देन अपवर्ड। ये कहता है सेक्शन 68 में कहा है कि किसी भी कन्वेंस का जो पर्सन इन चार्ज है, जो एक कंसाइनमेंट लेके जा रहा है जिसकी वैल्यू 50,000 रुपीज़ से क्या है ज़्यादा है, तो उसको अपने साथ साथ कैरी करना पड़ेगा सच डॉक्यूमेंट एज में भी प्रिस्क्राइब। तो सर वो प्रिस्क्राइब कहाँ पे है, एज पर रूल 138 वो डॉक्यूमेंट क्या है, ईवे बिल या RFID। वो वैल्यू क्या है, 50,000। कौन कैरी करेगा, पर्सन इन चार्ज, ठीक है। अब RFID क्या है, RFID का कोई जिक्र नहीं होगा, एक बार ही समझ लो। आपके यहाँ पे फास्टैग लगे हुए हैं, हाँ, जो टोल नाके पे डिटेक्ट हो जाते हैं। ईवे बिल अभी पेपर डॉक्यूमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या है, वो फास्टैग, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है ये।
जिससे आपको रेडियो फ्रिक्वेंसी से वो लोग ट्रैक कर लेंगे कि आपका माल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। या तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, या एक ऐसा फास्टैग जैसा टैग होना चाहिए जिसमें वो ई-वे बिल की डिटेल्स एम्बॉडीड हो, जिसको वो जीपीआरएस से ही क्या कर ले, ट्रैक कर ले कि माल कहाँ से कहाँ पे गया। तो अभी देश इतना एडवांस नहीं हुआ है, शायद यूपी में या बिहार में कहीं पे पायलट प्रोजेक्ट में चल रहा है, यूपी में लिखा हुआ, तो यूपी में चल रहा है ये पायलट प्रोजेक्ट में, पर अभी ये एप्लीकेबल नहीं है। रूल किसका बना है, अभी सिर्फ ई-वे बिल का बना है, ठीक है। तो अब ई-वे बिल पे चलते हैं। यहाँ तक कि नज़रिया समझ में आया कि जिसके पास भी 50,000 से ज़्यादा का माल लेके चल रहा है उसके पास क्या होना चाहिए, ई-वे बिल होना चाहिए। सेक्शन 68 बहुत कम, एज में भी प्रिस्क्राइब, एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब एक्ट में सेक्शन 68 लिखा गया, उसमें तो सिर्फ पावर रखी गई कि गवर्नमेंट चाहे तो प्रिस्क्राइब कर देगी, सच डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना पड़ेगा। तो वो डॉक्यूमेंट उन्होंने क्या बोला है, ई-वे बिल। प्रिस्क्राइब कहाँ करा है, रूल 138। तो सेक्शन 68 तो खत्म हो गया, बस यहाँ से यहाँ तक का 2 लाइन का ही था ये। अब जो चलेगा वो रूल 138 ही चलेगा, और लंबे चौड़े रूल 138 के बहुत सारे क्लॉज हैं, धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे। ये जो 2-3 पॉइंट है, जनरल पॉइंट, व्हाट इज ई-वे बिल, सर समझ चुके। रिक्वायरमेंट एंड बेनिफिट, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, ये अपन जब रूल्स पढ़ लेंगे उसके बाद बेटर समझ में आएगा। हाउ टू जनरेट ई-वे बिल, ये भी रूल्स में लिखा हुआ है, वहाँ समझेंगे। बेनिफिट वगैरह सब बाद में पढ़ेंगे। आते हैं रूल्स पे। सबसे पहला रूल 138(1), ये कहता है वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, कि जब भी आपका कंसाइनमेंट 50,000 रुपये से क्या हो, ज़्यादा। अब ये लिमिट क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ये 3 लिमिट हो गई है। 50,000 तो लिमिट है इंटर स्टेट की, ओवरऑल लिमिट जो एक्ट में लिखी गई है। इंटर स्टेट लिमिट मतलब जब भी माल हो 50,000 का, आपको क्या करना पड़ेगा, ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। रूल 138 में यही लिखा हुआ है। फिर जीएसटी काउंसिल ने अलग अलग स्टेट को क्या दे दिया, थोड़ा सा फ्रीडम दे दी, कि आप चाहो तो अपने ई-वे बिल का जो वो है लिमिट है वो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आपकी स्टेट के लिए। ओवरऑल इंडिया की जो लिमिट है वो 50,000 है, लेकिन आपकी स्टेट की आप चेंज करना चाहो तो कर लो, क्योंकि यार हर छोटे मोटे मूवमेंट में इसमें कोई किलोमीटर नहीं लिखा हुआ। ये तो यूँ कहता है कि तुम्हारे एक रोड से सामने वाले रोड पे भी माल जा रहा है ना, तो उसमें भी ई-वे बिल होना चाहिए। मतलब मान लो मैंने मेरे पड़ोसी दुकानदार को भी जो अड़वाई है यूँ हाथ घुमा के ही दे दिया, वो कह रहा है उसमें भी ई-वे बिल होना चाहिए। डिस्टेंस की कोई इसमें लिमिट बाउंडेशन नहीं है, अमाउंट की बाउंडेशन है। तो यार ये जो कह रहा है ये हर छोटे मोटे चीज़ों के लिए ई-वे बिल बनाना पड़ेगा, इसमें कोई B2B B2C वाला भी मैटर नहीं है, सब में ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। तो ये तो फालतू का आप हमसे मेहनत करवा रहे हो। तो कहा ठीक है, स्टेट अगर तुम चाहो तो इस लिमिट को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मुझे राजस्थान की स्टेट की पता है, बाकी 29 स्टेट्स की तो मैं याद भी नहीं रख सकता। राजस्थान की मुझे पता है कि राजस्थान की स्टेट वाइज लिमिट है 1 लाख रुपीज़, पर ये आपके सिलेबस में नहीं होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में राजस्थान थोड़ी आएगा। सिलेबस तो पूरे इंडिया के लिए है, तो वो तो क्या होगा, 50,000 ही होगा। राजस्थान की लिमिट 1 लाख है। स्टेट के पास फ्रीडम है, तो विद इन द सिटी कोटा की लिमिट 2 लाख है। कितना भी कि अगर आपका माल कोटा से कोटा जा रहा है अंदर ही, तो 2 लाख के बिल के ऊपर जो है उस पर ई-वे बिल बना। कोटा से जयपुर, कोटा से उदयपुर जा रहा है, राजस्थान के अंदर मूव कर रहा है, तो 1 लाख से ऊपर क्या चाहिए आपको, ई-वे बिल चाहिए। और अगर राजस्थान से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश जा रहा है तो 50,000 से ऊपर क्या चाहिए, ई-वे बिल। ई-वे बिल की लिमिट समझना बहुत ज़रूरी है। कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000, अप टू 50,000 ई-वे बिल की ज़रूरत नहीं है। 50,001 रुपीज़ पे ई-वे बिल की ज़रूरत है। फिर ये 50,000 रुपीज़ को भी डिटेल में इन्होंने समझा रखा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो मैंने लिख रखा है कि 50,000 इंक्लूसिव ऑफ क्या है, जीएसटी है। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद क्या है, 50,000। देन इन रिलेशन टू सप्लाई और अदर देन सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम URP, मतलब हर चीज़ के लिए इन रिलेशन टू सप्लाई और अदर देन सप्लाई, इवन इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम URP। आप जो माल बेचोगे उस पे तो चाहिए ही चाहिए, बेच नहीं रहे हो फिर भी आपकी तरफ से कहीं और जा रहे हैं, उस पे भी ई-वे बिल चाहिए।
सिर्फ माल आउटवर्ड पे ही ई वे बिल नहीं, इनवर्ड पे भी ई वे बिल चाहिए। तो आपने अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीदा है तो वो तो ई वे बिल बनाएगा नहीं, उसके ऊपर तो जीएसटी एप्लीकेबल है नहीं। तो आप अपने रिसिप्ट इनवर्ड गुड्स का भी क्या बनाओगे, ई वे बिल। तो इसका एक रूल बता दूं मैं, ई वे बिल कोई भी बना सकता है। मैंने माल बेचा मनीष को, ट्रांसपोर्टर कौन था हमारा, अपूर्व, तो ई वे बिल मैं भी बना सकता हूं, मनीष भी बना सकता है, अपूर्व भी बना सकता है, पर ई वे बिल होना चाहिए, नहीं है तो फिर माल गया तुम्हारा, ठीक है। ओके, नाउ सेकंड, कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स कितनी होनी चाहिए, एज पर सेक्शन 15 ट्रांजैक्शन वैल्यू एज डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस बीओएस डिलीवरी चालान। मींस सर इनवॉइस की कंसाइनमेंट वैल्यू ई वे बिल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो बताया ना पूरा ई वे बिल बना के, वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जितनी तुम्हारी बिल की वैल्यू है। अब जब माल बेचूंगा तो इनवॉइस होगा, इनवॉइस की वैल्यू का ई वे बिल बनना चाहिए। सर अगर बिल ऑफ सप्लाई कंपोजिशन वाला एक्सपोर्ट वाला माल सेल कर रहा है तो बिल ऑफ सप्लाई की वैल्यू, और मैं अगर माल सप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मेरे एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में मूव कर रहा हूँ, तो डिलीवरी चालान, जितने गुड्स है उसकी वैल्यू डिलीवरी चालान पे होनी चाहिए, और वही चीज़ कहाँ होनी चाहिए, तुम्हारे ई वे बिल पे होनी चाहिए। ओके, इंक्लूड्स सारे टैक्सेस इवन जीएसटी, एक्सक्लूड वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, एग्जेम्प्टेड गुड्स में ई वे बिल की जरूरत नहीं है, ठीक है, टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि जो एग्जेम्प्टेड है उसमें ई वे बिल करके भी क्या कर लोगे, तुम्हें कौन सा जीएसटी लेना है उसके ऊपर जो ई वे बिल बनवा रहे हो मुझसे, ठीक है। नाउ बिल टू शिप टू मॉडल, जूम कर दूं, हाँ यार तुम्हें कहाँ दिख रहा होगा ये, कोई बात नहीं, तो ये भी कहाँ दिखेगा तुमको, बता रहा हूँ पूरा बता रहा हूँ, टेंशन मतलब मेरा ही लिखा हुआ है। बी ने ऑर्डर दिया ए को कि मेरा है ना एक कॉन्ट्रैक्ट है सी की तरफ, बी ने ऑर्डर दिया किसको, अब तुम बी ने दे दो यार, बस ए ने ऑर्डर दिया किसको, बी को, कि मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है किसकी तरफ से, सी की तरफ से, तो मुझे है ना ये जो गुड्स आपसे खरीदने हैं ये क्या पहुंचाने हैं, सी की तरफ। तो अब आप पहले तो गुड्स मुझे पहुंचाओगे, फिर मेरे गोडाउन से उधर पहुंचाएंगे, तो डबल डबल ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। तो आप एक काम करो, डायरेक्टली चीज़ें कहाँ पहुंचा दो, सी की साइड पे पहुंचा दो। तो ये लिखा हुआ है ऑर्डर दिया ए ने बी को, माल कौन खरीद रहा है, ए, किससे खरीद रहा है, बी से, तो बी इनवॉइस जनरेट करके देगा जिसको अपन ने बोला इनवॉइस 1, ठीक है। फिर ए ने वही माल किसको बेचा, सी को, तो ये एक और इनवॉइस बनाएगा, ए अब सेलर है और ये रिसिपिएंट है, ये बनेगा इनवॉइस 2। ई वे बिल किसके ऊपर बनता है, इनवॉइस के ऊपर, ई वे बिल किसके ऊपर बनता है, इनवॉइस के ऊपर। तो इस 2 इनवॉइस है तो मतलब ई वे बिल कितने बनने चाहिए, 2, पर ई वे बिल तो वे बिल है, रास्ते का बिल है, रास्ता तो एक ही है, ये ए के पास तो माल आया ही नहीं, माल तो डायरेक्टली किसके पास चला गया, सी। तो ये लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो ई वे बिल भी यहीं का बनेगा। मैंने बी को बोला ना कि बी भाई साहब डायरेक्ट कहाँ पहुँचा दो, सी की तरफ माल पहुँचा दो, तो अब बी जब सी को माल पहुँचाएगा तो ई वे बिल बनाएगा, पर उस ई वे बिल में इनवॉइस कौन सी लेगा, इनवॉइस नंबर 1 लेगा, ठीक है। माल के साथ ई वे बिल भी भेजेगा, इनवॉइस भी भेजेगा, इनवॉइस मुझे भी भेजेगा और ई वे बिल एक ही बनेगा। इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल, कि बिल टू ए पर शिप टू सी, कि मैं माल तो ए को ही पहुंचा रहा हूं, पर ए ने वो माल अपनी रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस में नहीं मंगाया है, ए ने कहीं और डिलीवर करने को कहा है, तो मैं उसकी रजामंदी से वहां डिलीवर कर रहा हूं। आपको ई वे बिल बनाना भी सिखाएंगे, वहाँ पे जब आप पूरा ई वे बिल सीख जाओगे तब आपको वहाँ पे एक एक डिटेल में लेके जाएंगे कि देखो जो अपन ने पढ़ा वो यहाँ पे ऐसे एप्लीकेबल होता है, ऐसे एप्लीकेबल होता है। तो ये ई वे बिल है ना, अब 2-3 तरीके के हो गए हैं। यहाँ पे तो आपके सिलेबस में तो एक ही है, अब मल्टीपल वे भी आ गए इसके। एक तो होता है रेगुलर, रेगुलर मतलब ए ने माल बी को बेचा,
तो ए ने इनवॉइस बनाया, ए ने ही ई वे बिल बनाया, कहाँ भेज दिया? बी के पास। बी की जहाँ दुकान थी वहाँ माल चला गया। अब बी कह रहा है कि नहीं नहीं मेरे पास मत भेजो माल, कहाँ भेजो? अपूर के पास भेजो, वहाँ मेरी कंस्ट्रक्शन की साइट चल रही है। तो अब क्या हो जाएगा? बिल टू शिप टू मॉडल। अब होता है बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम भी होता है। बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम मतलब मेरी रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ की है? कोटा की, पर मेरा माल पड़ा हुआ है जयपुर डिपो में। माल मेरा ही है, कहाँ पड़ा हुआ है? जयपुर में पड़ा हुआ है। तो बिल फ्रॉम कहाँ से बन रहा है? कोटा से, पर माल कहाँ से डिस्पैच हो रहा है? जयपुर से। तो अब बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, बिल टू शिप टू, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी है। बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, बिल टू शिप टू मॉडल। क्या मनीष ने मुझसे कोई ऐसा माल मांगा है जो काम कर रहा है जयपुर में पड़ा है और बोल रहा है इसको कहाँ पहुँचा दो? उदयपुर पहुँचा दो। तो भाई मैं बिल रेज कर रहा हूँ कहाँ से? कोटा से, पर माल डिस्पैच कहाँ से हो रहा है? जयपुर से। मैं बिल कर रहा हूँ कहाँ पे? मुंबई वाले को, पर माल शिप टू जा कहाँ रहा है? उदयपुर जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बतानी पड़ेगी। मतलब सरकार को तो दो चीज़ चाहिए, पहला किसने किसको बेचा, और दूसरा ये माल कहाँ से कहाँ गया। अब ये चारों चीज़ अलग अलग है, तो चारों चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि मेरा माल है, मनीष को दे दो, मैं यहाँ का हूँ, मनीष वहाँ का, पर मेरा माल यहाँ से मनीष के पास वहाँ तक जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करना ज़रूरी है इसमें, ठीक है? बोलो। अब इसमें लिखा हुआ है ओनली वन ई-वे बिल शुड बी इशूड आइदर बाय ए और बी और सी, तीनों में से कोई भी एक ई-वे बिल बनाएगा, क्योंकि मूवमेंट वन टाइम ही हो रहा है, ठीक है? मैं पहले ये वाला टॉपिक पूरा पढ़ा दूं, फिर तू डाउट पूछ लेना, ठीक? भूल तो नहीं जाएगा तब तक? बोलो। हाँ, हम नहीं चाहते उसको पता पड़े, तो हम ट्रक ड्राइवर को बोल के भेजेंगे, जैसे माल देना उसको, सिर्फ माल देना, बिल मत देना उसको, बिल तेरे पास रखना। कोई पुलिस वाला मांगे तो उसको दिखाना, सामने वाली पार्टी को तो सिर्फ और सिर्फ माल दे देना, इनवॉइस में अलग से भेज रहा हूँ उसको, ठीक है? या फिर मैं उसको इनवॉइस भी देके भेजूँ कि ये रहा इनवॉइस। ये समझदारी अपन को इस्तेमाल करनी पड़ेगी। क्यों? आईटीसी कौन क्लेम करेगा? माल किसने खरीदा है? ए ने। अब अपन ए की बात भी कर ले। ए ने जो माल खरीदा था, मान लेते हैं अपन कंस्ट्रक्शन की ही बात है, ठीक है? अब साइट मेरी सी के पास चल रही है। अब उसको पता चल भी जाएगा सी को कि कितने का सीमेंट था, उससे क्या लेना देना? कौन सा एक बार सीमेंट आ रहा है, बार बार सीमेंट आ रहा है? क्या वो हमेशा वहाँ जो अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में गेट पे ही खड़ा रहता है क्या वो? नहीं ना। पता चल भी जाएगा तो कोई बात नहीं, चलो मैं नहीं बताना चला, तो ये तुम्हारा लुकआउट है, तुम कैसे करो। लेकिन हुआ क्या कि माल जो आ रहा था वो 2 लाख का आ रहा था, जो वैल्यू थी वो कितने की थी? वैल्यू थी 2 लाख की, और मैंने अगर डायरेक्ट बेचा भी है तो मैंने बिल बनाया 3 लाख का। अब मुझे डर है कि यार इसको पता ना पड़ जाए कि जो मैंने इसको बिल बनाया 3 लाख का, वो माल मेरे को कितने बना है? 2 लाख का। वो मेरा लुकआउट है, सरकार का लुकआउट नहीं है, तुम जानो कैसे भी करो, ठीक है? हाँ, लेकिन 2 लाख का आईटीसी कौन क्लेम करेगा? ए। उसने 3 लाख का माल सेल करा, 3 लाख का आईटीसी कौन क्लेम करेगा? आईटीसी में इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है? ई-वे बिल की बात है कि आप अपना ट्रांसपोर्टेशन बचाना चाहते हो, माल डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो बिल टू शिप टू मॉडल होता है कि बिल किसी और को कर सकते हो, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस भले कुछ भी हो, पर वो जहाँ मांगे वहाँ आप डिलीवर कर सकते हो। तो बिल टू शिप टू मॉडल के थ्रू आप कहीं भी डिलीवरी कर सकते हो, क्लियर? इसीलिए अपन ने 16(2) के बी में ये पढ़ा है कि थर्ड पार्टी भी अगर रिसीव करे तो डीम रिसीव माना जाता है। वेरी गुड यार, जिसने पढ़ा है बहुत बढ़िया पढ़ा है। हाँ ठीक है, मेरा नमस्ते क्या। अब देखो ये बात है कि कौन बनाएगा सर, हु, कि ई-वे बिल बनाना किसको है, जिम्मेदारी किसकी है? तो पहली जिम्मेदारी किसकी है? हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब बहुत ट्रिकी लैंग्वेज है, हु कॉजेज द मूवमेंट। कॉज मतलब जिसकी वजह से,
जिसने ट्रांसपोर्टेशन अरेंज किया। तुम्हें कैसे पता किसने अरेंज किया? तुम्हें कैसे पता? कोई भी हो सकता है। आप सिंपली यूँ समझो कि आप मेरे से माल खरीदने आए, मैंने कह दिया ये रहा आपका माल, आपकी मर्जी, जो मर्जी पड़े ले जाओ। तो आपने पास से गाड़ी कराई और आप ले जा रहे हो, तो आपने मूवमेंट कॉस्ट किया, आपकी जिम्मेदारी। मैं कह रहा हूँ बेफिक्र होके जाओ, एड्रेस लिखवा जाओ, मैं पहुँचाता हूँ। तो ट्रांसपोर्टेशन किसने अरेंज किया? तो मेरी जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारी से कुछ भी नहीं होता। ई वे बिल तो दोनों ही बना सकते हैं, मतलब एक तरीके से ये बात बेकार ही है। ई वे बिल तो कोई भी बना सकते हो, सप्लायर भी बना सकता है, रिसिपेंट भी बना सकता है, ट्रांसपोर्टर भी बना सकता है। अब है क्या कि भैया आप अगर पैसे दे चुके हो तो गर्दन किसकी लटकेगी? आपकी। क्योंकि माल पकड़ा गया, पेनल्टी लगेगी, किसकी लगेगी? आपकी लगेगी। ठीक है, मैं कह रहा हूं बिल तो कोई भी बना सकता है। Who causes the movement of goods? One who arranges the transport, either supplier or recipient. If supplier is unregistered, then recipient is liable. Supplier unregistered है तो कौन liable है? Recipient। भैया देखो, GST वालों के पास तो सिंपल सा तरीका होता है कि वो लोग तो क्या करते हैं, ई वे बिल नहीं है, बिल नहीं है, तो गाड़ी पकड़ के ले जाते हैं। सिंपल, गाड़ी पकड़ के ले जाते हैं। अब वो जहाँ गाड़ी पकड़ के गए, अब उनकी मर्जी है, वो चाहे तो सेलर को नोटिस भेजे, चाहे तो बायर को नोटिस भेजे। जब तक आप आओगे नहीं, इसकी पेनल्टी वगैरह भरोगे नहीं, तब तक आपका क्या नहीं होगा? गुड्स क्लियर नहीं होगा, गुड वहीं पड़े के पड़े रहेंगे। ठीक है, तो जिसने पैसे दे दिए होते हैं वो जाने उसका काम जाने। ठीक है, और कोई चीज? हाँ, ई वे बिल में सी का नाम नहीं आएगा, सी का एड्रेस आएगा। एड्रेस आएगा। तो जब आप उसका अगर रिटर्न कर दिया तो सी तो वापस इम्पोर्ट कर ही नहीं सकता। जो रिटर्न हो कैसे करते हैं, उसमें नाम ही का पहले। हाँ, सी को कैसे नोटिस भेजेगा? वो क्यों भेजेगा सी को नोटिस? सी का नाम ही नहीं था। ए को भेजेगा, ए बी को भेजेगा, सप्लायर को भेजेगा, या रिसिपेंट को भेजेगा। अब इसमें जीएसटी वाले भी यूँ करते हैं, समझो मैंने माल कहाँ भेजा, यहाँ से कोटा से मुंबई भेजा, तो अगर उन्होंने माल कोटा में ही पकड़ लिया तो सेलर को नोटिस भेज देंगे। उन्होंने अगर माल मुंबई में पकड़ा तो वो बायर को नोटिस भेज देंगे, क्योंकि उनके नज़दीक जिसकी गर्दन जल्दी आ जाएगी वो उसको नोटिस भेज देंगे। और नोटिस भेजे ना भेजे, मेरे को भेजेगा, पड़ा रहने दो, मैंने तो पैसे ले लिया, उसकी जिम्मेदारी थी, उसने ई वे बिल बनाना था, उसने बनाया नहीं, तो मैं क्या करूँ? रहने दो भैया, मैं तो नहीं जानता, मेरा बिल है ही नहीं, मैंने इनवॉइस बनाया ही नहीं, आप जानो, आपका काम जानो। ठीक है, उसका माल है, उसको पकड़ना चाहिए था, उसने नहीं करा तो आप। ठीक है, हाँ, ऐसे ब्लंटली मैं मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी प्रोसीडिंग्स वाला मैटर है और प्रोसीडिंग्स हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में है कि लायबल कौन है। तो पहली लायबिलिटी किसकी है? जिसने ट्रांसपोर्टर अरेंज किया, जो ट्रांसपोर्टेशन के पैसे देगा। ठीक है, दूसरी लायबिलिटी किसकी है कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो फिर तो पूरी लायबिलिटी किसकी है? रिसिपिएंट की, क्योंकि वो क्या है? रजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड तक जा रहा है तो कोई जरूरत ही नहीं है जीएसटी। समझ में आया? ठीक है, ओके। अब ये देखो, ये चीज अब ये जो लैंग्वेज है ना, ये थोड़ी सी ट्रिकी है। ये यूं कहता है कि एग्जेम्पशन टू अबव 50,000 रूल। अबव 50,000 वाले रूल का एग्जेम्पशन तो पढ़ने में ऐसा लगता है कि 50,000 से भी ज़्यादा है तो ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये उल्टा है कि 50,000 से कम भी है तो भी बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 50,000 की लिमिट के ऊपर है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये रूल यूँ कहता है कि 50,000 से कम का भी अगर बिल है ना तो भी इन लोगों को तो ई वे बिल बनाना ही पड़ेगा। पहला कौन है? इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर क्या होता है? वो लिवाइस की जीन्स का एग्जांपल दिया था ना आपको
कि लिवाइस वाले क्या करते हैं, सिर्फ कपड़ा खरीदते हैं और कपड़ा किसी भी नॉन रेगुलर मैन्युफैक्चर को भेज देते हैं, वो उसमें स्टिचिंग करके इनको वापस करता है, ये अपने टैग वेग लगा के बेच देते हैं, इवन टैग भी उसको पहुंचा देते हैं कि ये लो कपड़ा, ये लो हमारे टैग्स, ये लो हमारे बटन, ये लो हमारा मटेरियल, अब आप इसकी पूरी स्टिचिंग करो, इसको गिफ्ट पैक करो, कार्टन में पैक करो, हमारा नाम छापो और आप हमें वापस भेज दो। हमें भी वापस ना भेजना चाहो तो हमारे रिटेलर्स को, रिटेल आउटलेट्स को थोड़ा 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 करके सेंड कर दो। तो जिसका माल है वो है प्रिंसिपल, और जिसको सिर्फ एक प्रोसेस के लिए भेज रहा है वो कौन है, जॉब वर्कर। तो अब जब प्रिंसिपल से जॉब वर्कर के पास माल जाएगा तो 50,000 से कम का भी है तो भी उसमें क्या होना चाहिए, ई-वे-बिल होना चाहिए। अगर वो क्या हो रहा है, इंटर स्टेट ट्रांसफर हो रहा है तो, ठीक है, इंटर स्टेट ट्रांसफर हो रहा है तो, विद इन द स्टेट ट्रांसफर हो रहा है तो ज़रूरत नहीं, फिर तो 50,000 वाला रूल एप्लीकेबल है। फिर सेकेंड है इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, उसमें जीएसटी की रजिस्ट्रेशन नहीं थी, 20,000 से 20 लाख से ऊपर पे ही थी, है ना, तो उनको भी ई-वे-बिल बनाना ज़रूरी है, भले ही आपका माल 50,000 से क्या हो, कम हो, ठीक है। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन इवन सीटीपी, तो ये रूल अब आपको पढ़ना पड़ेगा किसके साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ। तो रजिस्ट्रेशन सबने पढ़ा है, हाँ रजिस्ट्रेशन पढ़ा है मैडम आपने, 22, 23, 24 नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा पहले वो बता दूं। सेक्शन 22 ये कहता है कि अगर किसी का भी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के ऊपर, जिसको अपन क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट, उसके ऊपर का टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 24 ये कहता है कि अगर इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स है तो उस केस में तो रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना पड़ेगा, आपका टर्नओवर 20 से कम ही क्यों ना हो। तो थंब रूल क्या निकला कि अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हो तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर 23 में इस थंब रूल का एक एक्सेप्शन बताया कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स है तो इंटर स्टेट में, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स है तो इंटर स्टेट में 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तीनों सेक्शन को एक साथ पढ़े तो भैया दो तरीके के गुड्स हैं। हेलो जी, क्लास बजी फ़ोन करूँगी, ओके हाँ क्लास बजी फ़ोन करूँगी, ओके। हेलो हाँ क्लास ओके 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 नहीं, सप्लायर और रिसिपेंट में से कोई एक पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए तो ही ई-वे-बिल बनाएंगे ना। जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है वो ई-वे-बिल कहाँ से बनाएगा। दोनों में से कोई एक पार्टी भी रजिस्टर्ड है तो ई-वे-बिल बनाना जरूरी है, ठीक है। अब मैं पूरा रूल एक साथ बता दूं 22, 23, 24 कि मेरे पास दो गुड्स हैं, एक है नॉर्मल गुड्स और एक है नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। नॉर्मल गुड्स अगर इंटर स्टेट सप्लाई करता हूँ तो कोई लिमिट नहीं है, रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स है तो अगर 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है इंटर स्टेट में, 20 लाख इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हूँ तो 20 लाख की लिमिट यहाँ तो आ जाएगी नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स में। 5 लाख का ही है तो ज़रूरत नहीं है, 20 लाख से ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उसने रजिस्ट्रेशन ना ले रखा हो, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स हो तो भी ई-वे-बिल तो बनाना पड़ेगा। मतलब वो लोग जिनको इंटर स्टेट में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, या तो वो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स है या फिर वो सीटीपी है, तो फिर उनको रजिस्ट्रेशन ई-वे-बिल उनको बनाना पड़ेगा। भले ही वो रजिस्ट्रेशन ना ले रहे हो, ई-वे-बिल तो उनको बनाना पड़ेगा, ठीक है। सर्विस भी रास्ते में इधर से उधर जाती है क्या, लाबेला ब्यूटीफुल बेटा ई-वे-बिल तो गुड्स का बनेगा ना। अब मान ले तेरी शादी है, तूने ले लिया लाबेला का कितने का, 1,50,000 का पैकेज ले लिया। अरे बता रहा हूँ ना, सुन तो ले, सब समझ में आ जाएगा तेरे को।
तूने लावेला का 1,50,000 का पैकेज ले लिया, अब उनकी पूरी टीम चल रही है 5 जनों की, उनके हाथ में वो मेकअप बॉक्स लेके तेरे घर तक आ रही है, तो ईवेबल टीम का थोड़ी बनेगा, मेकअप बॉक्स का बनेगा। और वो मेकअप बॉक्स तुझे बेच थोड़ी रहे हैं, वो तो चंपी करेंगे तेरी आके, लेकिन वो चंपी करने के लिए जो गुड्स लेके आए उस गुड्स का ईवेबल बनेगा। मतलब अगर ये कंस्ट्रक्शन के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है तो कंस्ट्रक्शन की जो सर्विस है उसका ईवेबल थोड़ी बनेगा। उस कंस्ट्रक्शन की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तू जो अपना रॉ मटेरियल, तू जो अपने कैपिटल गुड्स, तू जो अपने टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स इधर से उधर मूव करवा रहा है उसका ईवेबल बनेगा। यप, हाँ, डन। हमने पहले पढ़ा तो सही कि सप्लाई और अदर देन सप्लाई दोनों ही केस में अगर गुड्स मूव कर रहे हैं तो ईवेबल बनेगा। मैं तो चुप हो जाए यार, एक तो सब वापस बनेगा ही सही ना यार, कैसे घनचक्कर जैसे सवाल पूछता कर लो तू यार। अब मैं बोर हो रहा हूँ यार, मेरी इच्छा नहीं। तुम इतनी जोर से नहीं बोलते तो शायद मैं सोचता छोड़ने की। ऑन द टाइम किसी का नुकसान हो गया तुम्हें वो नहीं दिख रहा, टाइम हो गया, टाइम हो गया। तुमको पता नहीं है लाबेला ब्यूटी पार्लर? तुम नहीं जानते हो? गर्ल्स तो जानती होंगी। नहीं हूँ, तो बेटा ऐसा क्या हुआ हमें ही पता। चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ओके ठीक है, किसको जिसको नहीं आएगी वो वीडियो देख ले। 138.2 इन्फो टू बी फर्निश्ड इन ईवेबल। ईवेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन फर्निश होनी चाहिए, ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, याद रखने वाला पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट नहीं है। तो पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में डिटेल्स ऑफ सप्लायर मतलब जीएसटी नेम एंड एड्रेस। पार्ट बी डिटेल्स ऑफ रिसिपिएंट, सॉरी पार्ट ए में ही डिटेल्स ऑफ रिसिपिएंट, जीएसटी नेम एड्रेस, इफ अनरजिस्टर्ड यूआरपी। ये देखो ये 3 कोड लिखने पड़ते हैं। अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर जैसे ही डालेंगे ना तो सारी डिटेल्स अपने आप ही फैच हो जाएगी। जीएसटी नंबर डालो, नेम एड्रेस तो अपने आप ही ले लेगा वो। और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी नंबर की जगह पे लिख दो यूआरपी, फिर नेम और एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। प्लेस ऑफ ओरिजिन, कहाँ से माल जा रहा है। प्लेस ऑफ डिलीवरी, कहाँ पे माल जा रहा है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है पिन कोड। पिन कोड से पिन कोड वो डिस्टेंस फैच करते हैं कि आपने एक कोटा का पिन कोड डाला, एक मुंबई का पिन कोड डाला, उन दोनों पिन कोड में जितना किलोमीटर होगा वो पार्ट बी में अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। उस किलोमीटर को आप अप टू 10% की रेडियस में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मतलब उन्होंने किलोमीटर पकड़ा 520 किलोमीटर, तो आप उसका 10% 52 किलोमीटर अप और डाउन कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो। डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट। डॉक्यूमेंट नंबर मतलब किस डॉक्यूमेंट के बेस पे आप ईवेबल बना रहे हो। सिर्फ ईवेबल के बेस पे माल मूव नहीं कर सकता, पहले उस माल का एक एविडेंस होना चाहिए, मतलब बिल होना चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई होना चाहिए, डिलीवरी चालान होना चाहिए, कुछ भी एक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। फिर उस डिलीवरी चालान के बेसिस पे आप क्या बनाओगे, ईवेबल बनाओगे। तो जिस डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर ईवेबल बन रहा है उस डॉक्यूमेंट का नंबर और उसका डेट। गुड्स डिस्क्रिप्शन, कौन से गुड्स जाने उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी, उसकी वैल्यू, एचएसएन रेट, रेट ऑफ टैक्स, टैक्सेबल वैल्यू, ये 5-6 चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। गुड्स क्या थे, उसमें टैक्स की रेट क्या है, सेलेक्ट करने के लिए आती है। जितनी भी जीएसटी की रेट है ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, उसमें से आप 9+9 वाला सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अगर आपने ऊपर जो जीएसटी नंबर डाला है वो अगर उसका है राजस्थान का ही है तो 9+9 अपने आप सीजीएसटी और एसजीएसटी का डब्बा ओपन हो जाएगा। और अगर आपने आपका राजस्थान का है और आपने जो रिसिपेंट है उसका महाराष्ट्र का डाला है तो आईजीएसटी का डब्बा ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपने टैक्स की रेट डाल दी, आपको क्वांटिटी डालनी है, क्वांटिटी के बाद उस क्वांटिटी की यूनिट्स का डिस्क्रिप्शन डालना है कि ये जो आपने 2 नंबर लिखा है ये 2 kg है, 2 पीसेस है, 2 NOS है, 2 लीटर्स है, वो आपको यूनिट का डिस्क्रिप्शन डालना है,
टू डाल दिया, रेट डाल दिया, टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, आपने टैक्स की रेट सेलेक्ट कर दी, टैक्स अमाउंट आ जाएगा और टोटल अमाउंट भी अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। मीन्स डालना क्या क्या है, क्वांटिटी डालनी है, रेट डालनी है, और क्वांटिटी और आइटम की रेट डालनी है और टैक्स की रेट सेलेक्ट करनी है, बाकी सारी वैल्यूज अपने आप आ जाएगी। ठीक है। नाउ रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन जब हम ई वे बिल का फॉर्म भरते हैं ना, ये पार्ट ए और ये पार्ट बी, तो जब फॉर्म भरते हैं ना तो उसमें यहाँ सेलेक्ट करवाता है साइड में कि इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, वो रेडियो बटन पे क्लिक करो, इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। अब मैं सेल कर रहा हूँ तो आउटवर्ड है, तो फिर यहाँ पे मल्टीपल रेडियो बटन्स ऑप्शन हो जाते हैं। सेल कर रहे हो क्या, प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर है क्या, रिपेयर के लिए जा रहा है क्या, एग्जीबिशन फेयर्स के लिए जा रहा है क्या, और ओन यूज़ जा रहा है क्या, तो ऐसे अलग अलग रीजंस होते हैं। या फिर अदर्स, तो फिर अदर्स में फिर मेंशन करना पड़ता है किस रीज़न से आपका माल क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको रीज़न फॉर ट्रांसपोर्टेशन क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी, इसमें क्या होगा, मोड, रेल, रोड, एयर, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ ट्रांसपोर्टर नेम एंड आईडी, जनरली अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू, जीटीए को थ्रू आप कर रहे हो तो उनको भी जीएसटी में रजिस्टर्ड रहना पड़ता है, तो उनका जीएसटी नंबर डाल दो। यहाँ पे आप उनका जीएसटी नंबर डालोगे तो अपने आप उनका नेम फैच हो जाएगा। अगर आपने ये चीज़ डाल दी है तो बस आपका काम खत्म यहीं तक। ट्रांसपोर्टर की आईडी डाल दो, ट्रांसपोर्टर की आईडी डालते ही अब ये ई वे बिल की पार्ट ए की और पार्ट बी की डिटेल्स कहाँ पहुँच जाएगी, ट्रांसपोर्टर के पास पहुँच जाएगी। ट्रांसपोर्टर अपने ई वे बिल पोर्टल पे जाएगा, दिख जाएगा किस किस ने उसको सेलेक्ट कर रखा है, वो ई वे बिल को सेलेक्ट करेगा। अब क्योंकि क्या होता है, ट्रांसपोर्टर के केस में क्या होता है, अगर आपका भी बिजनेस में हो, घर बार का आपने कभी देखा हो, तो होगा क्या, मुझे माल मनीष को जयपुर भेजना है और मेरे माल की साइज़ इतनी ही है, तो मैं थोड़ी पूरी गाड़ी करके भेजूँगा, पूरा ट्रक करके भेजूँगा। यहाँ किशोर सागर तालाब में जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट वाला है, देखा होगा ना आप, रात को घूमने जाते होंगे, वहाँ पर सिर्फ ट्रक से ट्रक खड़े होते होंगे, लोड अनलोड होता रहेगा। तो मैं तो जयपुर गोल्डन वाले को माल देके आ जाऊँगा उसके सरोवर तालाब के वहाँ पर। अब उसका जो भी गाड़ी ट्रक रात को लगेगा उसमें वो भर के भेज देगा। तो भाई मैंने तो ट्रांसपोर्टर आईडी डाल दी, अब ट्रांसपोर्टर ने, इसके पास 5-10 ट्रक है, जो अवेलेबल होगा वो लगा देगा। तो रात को ये जिस ट्रक में भेजेगा ना, उस ट्रक का डिटेल उस पार्ट डी में ये फिल कर सकता है, क्योंकि मैंने इसकी आरडी डाल के इसको ऑथोराइज कर दिया है। अब गाड़ी नंबर की डिटेल्स क्या कर दे, ये एडजस्ट कर दे। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा कोई ट्रांसपोर्टर आईडी वाला ट्रांसपोर्टर नहीं बुक करा था, मेरा माल खुद में इतना बल्क था कि मैंने तो पूरी गाड़ी ही मंगवा ली। अब मैंने ट्रांसपोर्टर को फ़ोन करके बोल दिया एक गाड़ी भेज दो, मेरे को माल यहाँ से वहाँ भेजना है। तो अब मुझे उसके ऑफिस तक भी माल पहुँचाने की ज़रूरत नहीं, गाड़ी मेरे डोर स्टेप तक आएगी, यहाँ पे लोड होगी, फिर यहाँ से मुंबई जाएगी, वहाँ अनलोड होगी। तब तो गाड़ी नंबर मुझे पता है। और इवन प्राइवेट टेम्पो टैक्सी वाले कितने होते हैं, आपको भी कभी घर की शिफ्टिंग विफ्टिंग हुई हो, गाड़ी टेम्पो भर के लाना पड़ा हो, कोई सामान लाना हो, कोई चीज़ खरीदी हो आपने, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन खरीदा हो, तो पड़ोस में से ऑटो कराते कि नहीं कराते दुकान के पास से, ठीक है, या बाहर ही बैठे रहते, बोल देगा इससे बात कर लो जितने में मान जाइए। तो अपन ने ऑटो कराया, तो ऑटो का नंबर क्या डालो अब यहाँ पे, या तो ये डालो या फिर ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर और डेट और व्हीकल नंबर। अगर ट्रांसपोर्टर आईडी वगैरह सब डाल के ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह डाल दो, नहीं है वो तो फिर क्या डाल दो, आप तो सिर्फ ई वे बिल व्हीकल नंबर डाल दो। ये 3 चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। और अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस अब वो खुद ले लेता है, क्योंकि पिन कोड हर 10 किलोमीटर में चेंज हो जाता है। तो आप तो जो आपने पिन कोड डाला होगा बिल टू शिप टू मॉडल में, तो उस पिन कोड के अकॉर्डिंगली किलोमीटर उसने खुद नहीं ले लिया होगा। 10% के मैंने बोल दिया आपके पास मार्जिन है, नहीं है तो फिर आप पहले पिन कोड चेंज करो, बिल टू शिप टू मॉडल डाल के पहले सही करो उसको। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें क्या है पार्ट बी में। पार्ट ए और पार्ट बी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट ए डिपिक्ट करता है उस इनवॉइस को, जिस इनवॉइस के थ्रू माल जाने वाला है। तो इसमें इनवॉइस में दी गई सारी डिटेल्स है पार्ट ए में। और पार्ट बी मेनली ई वे बिल बनता ही पार्ट बी के लिए। पार्ट बी को वैलिडेट करने के लिए पार्ट ए बनाया जाता है। समझना, मेरे शब्द समझने की कोशिश करना। पार्ट बी को वैलिडेट करने के लिए पार्ट ए बनाया जाता है। कौन सा माल है, किसका माल है, कहाँ से कहाँ जा रहा है।
मुझे तो रास्ते का बिल चाहिए ना, रास्ते का बिल चाहिए कि मतलब इधर से उधर मूव कर रहा है तो कौन सी गाड़ी में मूव कर रहा है, आपको तो वो गाड़ी नंबर चाहिए ना। तो गाड़ी नंबर कहाँ पे आता है, पार्ट बी में आता है। और ये 2 बार मुझसे सवाल पूछ चुके हैं, सर रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए तो फिर क्या करेंगे। तो आपकी गाड़ी चेंज होगी, ये गाड़ी तो खराब हो गई, अब गाड़ी आपकी चेंज होगी, दूसरी गाड़ी में जाएगा। तो पार्ट बी कैन बी एडिटेड n नंबर ऑफ टाइम्स। n नंबर ऑफ टाइम मतलब पार्ट बी एडिट नहीं हो सकता, पार्ट ए एडिट नहीं हो सकता, अमेंड नहीं हो सकता। आपने बिल बना लिया, उसके बेस पे पार्ट ए बन गया आपका। पार्ट बी ओपन अप टिल वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल, ये ओपन है। आपके रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, आपने दूसरी गाड़ी मंगाई, दूसरी गाड़ी में माल रवाना करा, अब दूसरी गाड़ी का नंबर आप क्या कर दो, अपडेट कर दो। वो भी खराब हो गई, तीसरी का अपडेट कर दो। लेकिन जिस गाड़ी में माल है उस गाड़ी रास्ते पे है, वो गाड़ी उसका ई वे बिल होना चाहिए। क्लियर है बात? बोल भाई डाउट? कितने दिन में पहुंच जाना चाहिए आगे पढ़ेंगे ना बेटा अपन। अभी तो 138(2) पढ़ रहे हैं अपन। 138(12) पढ़ने के बाद ABCDE भी है, तो वहाँ पे वैलिडिटी का भी एक पॉइंट है, वो वहाँ अपन पढ़ेंगे कि कितने दिन में पहुँच जानी चाहिए। 100 किलोमीटर 1 डे। बिल में क्यों लिखेंगे कितने दिन में पहुँच जानी चाहिए? मेरी बात सुन, तू शाम को आया मेरे पास रात को 8-9 बजे के, और तूने मुझसे कहा था टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तीनों चीज़। अब मुझे वो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन तेरे घर पहुंचानी है। तो नवरात्र में, दिवाली में आके पसंद करके चला गया, और तब तक तो वो सारे ठेले वालों ने, ऑटो वालों ने दारू पी ली होगी। तो मैं कैसे तेरे घर पहुँचाऊँगा? अब तो मैं कब पहुँचाऊँगा? कल। और तुझसे पैसे लेने, तो बिल तो मैंने आज बना के तुझे दे दिया, ठीक है? तो बिल बना आज का, मूवमेंट कब हो रहा है? कल। तो ये बिल कब बनेगा? कल, ठीक है? और जब से ये बिल बना है तब से वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? ई वे बिल घूमेगा कैसे? ऑनलाइन है वो, तो कागज घूमेगा, उसका दोबारा प्रिंट कर लेना ढक्कन। और कोई डाउट है? हाँ, कहाँ? बेटा रिसिपिएंट का नाम नहीं लिखना, उसका एड्रेस लिखना है, ठीक है? पढ़ा दूं आगे? और बाय, टाटा सी।